चलो भाई, तो एक बार पिछले दिन जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसको रिकैप्चुलेट करते हैं, एक छोटे से राउंड में देखते हैं, है ना। आपको क्या बोले थे कि जो अपना शब्द है भौतिकी, ठीक ना, जो अपना शब्द है कहाँ से, यहाँ से। कहाँ से बोल रहे हो भाई, ये, ठीक है। चलो देखो, तो पिछले दिन क्या पढ़े थे कि जो वर्ड है आपका भौतिकी, ठीक ना, जो वर्ड है आपका भौतिकी, वो फिजिक्स वर्ड, इंग्लिश वर्ड का हिंदी रूपांतरण है, जो ग्रीक भाषा के फ्यूसिका वर्ड से आया है। और इस फिजिका वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, नेचर। नेचर में क्या बताया था कि बहुत सारी घटनाएं घटती है, कुछ घटनाएं मापने योग्य होती है और कुछ घटनाएं मापने योग्य नहीं होती है। तो जो घटनाएं मापने योग्य है उन्हीं को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत है आपको, नहीं कोई दिक्कत है। अब मैं बताया था कि उन घटनाओं का एक नामकरण करते हैं, उन घटनाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसी न किसी पद का इस्तेमाल करते हैं, जिन पदों को क्या बोलते हैं, जिन पदों को क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां का बहुत सारा उदाहरण भी मैं आप लोगों को बताया था। अब भौतिक राशि में मैं आपको दो प्रकार पिछले दिन बताया था, एक था क्या, एक था आधारी राशि और दूसरा था क्या, व्युत्पन्न राशि। दूसरा था क्या, व्युत्पन्न राशि, है ना। आधारी राशियों के कितने प्रकार थे, 7 प्रकार थे। ये राशियां कैसी होती थी, स्वतंत्र होती थी। कैसी होती थी, स्वतंत्र होती थी, किसी दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करती थी। एक लाइन में हम लोग सातों राशियों का बात करेंगे। पहला में क्या था, लंबाई। दूसरा में क्या था, दूसरा में क्या था, द्रव्यमान। तीसरे में क्या था भाई, तीसरे में था समय। चौथे में क्या था भाई, चौथे में था तापमान। बहुत बढ़िया। चौथे में क्या था, पांचवे में बात करेंगे क्या था भाई, विद्युत धारा। क्या होता है इसका मात्रक, एम्पियर होता है। और छठे नंबर में क्या थे, छठे नंबर में थी पदार्थ की। और सातवें नंबर में क्या भाई, सातवें नंबर में क्या थी, प्रकाशिक तीव्रता। क्या थी, प्रकाशिक तीव्रता। बस यही 7 कैसी राशियां थी, आधारी राशियां थी, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले दिन तक पढ़ा था। इतनी बातें क्लियर है, इतना में किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना, नहीं पूछना। तो भाई साहब आज जो हम लोगों का टॉपिक है, वो टॉपिक है क्या, वो टॉपिक है आपका आज का क्या, व्युत्पन्न राशि। क्या है, व्युत्पन्न राशि। क्या है, व्युत्पन्न राशि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। जिसको क्या बोलते हैं, सारा गायब, जिसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। जिसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या है ये, व्युत्पन्न राशि। ठीक ना, ये है क्या, व्युत्पन्न राशि। अब देखो भाई कि इस व्युत्पन्न राशि के बारे में जो हम लोग जानेंगे, तो ये वैसी राशियां हैं, ये वैसी राशियां हैं जो स्वतंत्र नहीं होती है। क्या होती है, स्वतंत्र नहीं होती है, स्वतंत्र नहीं होती है। दूसरी बात के बारे में क्या, कि ये अन्य राशियों पर निर्भर करती है। क्या करती है, अन्य राशियों पर क्या करती है, निर्भर करती है, अन्य राशियों पर निर्भर करती है। ठीक है। अब देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि व्युत्पन्न राशियों को आधारी राशि के सहायता से, आधारी राशि के सहायता से ही लिखा जाता है, सहायता से लिखा जाता है। कैसे, आधारी राशियों को कैसे राशियों के सहायता से लिखा जाना है,
आधारी राशियों की सहायता से। अब देखिए ये 3 पॉइंट पर ही इसमें काम करना है। पहला पॉइंट क्या है कि ये स्वतंत्र नहीं होती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अन्य राशियों पर निर्भर। और सबसे आखिरी पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसे आधारी राशि के सहायता से ही लिखा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। जो आधारी राशि थी बेटा वो क्या थी? स्वतंत्र थी, वो किसी दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करती थी। लेकिन जो व्युत्पन्न राशि है वो दूसरे राशियों पर निर्भर करती है, ये स्वतंत्र नहीं होती। जैसे अगर आप बात करें इसके उदाहरण का, बात करें किस चीज का? इसके उदाहरण का, तो आप एक उदाहरण लीजिए, चाल। इस चाल के बारे में आप बताइए कि क्या ये चाल उन 7 आधारभूत राशियों में से है? नहीं है। तो आपको पता होगा कि चाल का परिभाषा क्या होता है भाई? दूरी बटा समय। और आप ध्यान से देखिए तो ये दूरी जो है, ये दूरी क्या है? लंबाई है। और ये समय जो है ये भी क्या है? एक आधारी राशि ही है। इसका मतलब ये हुआ कि चाल व्युत्पन्न राशि है जिसको दूरी और समय के सहायता से, अर्थात 2 आधारी राशि लंबाई और समय के सहायता से व्यक्त किया जा सकता। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत भाई। और उदाहरण लेकर के देखते हैं। तो और उदाहरण मिलेंगे क्या? जैसे मान लो कि एक उदाहरण हम किस चीज का लेते हैं? वेग का लेते हैं। किस चीज का लेते हैं? आप इससे अवगत होंगे, इसको क्या बोलते हैं भाई? वेलोसिटी। अब देखो कि ये वेलोसिटी जो होता है v इक्वल टू, ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसका मतलब क्या? विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। अब तुम ये जानते होगे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? जानते हैं? देखिए अगर ये है एक पॉइंट ए और एक है ये दूसरा पॉइंट बी, ये आपका गांव ये मेरा गांव, ठीक है? अब यहां से यहां तक जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इन रास्तों में एक रास्ता ऐसा होगा जो सबसे छोटा होगा। जो क्या होगा? सबसे। और सबसे जो छोटा रास्ता होगा वो कौन सा होगा? सीधा रास्ता होगा। और इसी सीधे रास्ते के लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन। समझ में आया बात? इसी सीधे रास्ते के लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो भाई साहब विस्थापन भी क्या है? एक लंबाई है। और नीचे तो समय है ही। आप बताइए कि ये दोनों आधारी राशि है कि नहीं है? है। इसका मतलब भाई कि जो वेग है वो एक ऐसा व्युत्पन्न राशि है जिसको भी 2 आधारी राशि लंबाई और समय के सहायता से निरूपित किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? आप पढ़े होइएगा क्या चीज? आप पढ़े होइएगा क्या भाई? त्वरण। त्वरण को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। और ये एक्सीलरेशन क्या होता है? वेग बटा समय। अब देखिए आप, इसमें त्वरण कैसा राशि है? आधारी राशि की व्युत्पन्न राशि? व्युत्पन्न राशि। और इस व्युत्पन्न राशि को हम लोग वेग और समय के सहायता से लिख रहे हैं। और वेग और समय ये 2 अलग अलग भौतिक राशियां हैं। अलग अलग भौतिक राशियों के सहायता से त्वरण को लिखा जा सकता है। अब जो तीसरा पॉइंट था कि ये आधारी राशि है, तो इस वेग के बारे में तो पता ही है कि ये वेग कैसे लिखा जाता है? लंबाई और समय के सहायता से। और एक और समय है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये तीनों राशियां जो है वो कैसी राशियां है? ये तीनों राशियां कैसी है? आधारी राशियां है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है भाई साहब। अगला चीज देखो, बल। अगला चीज देखो क्या? बल, जिसको क्या बोलते हैं भाई? फोर्स बोलते हैं। F इक्वल टू एम ए पढ़े हुए होगे। मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुने। अच्छा ये देखो तो इसमें जो ये द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान कैसा राशि है? आधारी राशि है। और त्वरण को तो अभी ही आधारी राशियों के पदों में लिखे हैं। तो आप बताइए कि बल को आधारी राशियों के पदों में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? कोई दिक्कत है भाई? नहीं कोई दिक्कत है। अभी डेमो लेक्चर ले रहे थे वर्क डन का, है ना? अभी डेमो लेक्चर क्या ले रहे थे? वर्क डन का। और W इक्वल टू क्या लिख रहे थे? ये बल। बल को तो अभी अभी आधारी राशियों में लिखे हैं। लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? और ये S क्या है? S क्या है? विस्थापन। विस्थापन यानी कि क्या? लंबाई। विस्थापन यानी कि क्या? लंबाई। मतलब वर्क डन को भी 2 आधारी राशियों के सहायता से हम लोग लिख सकते हैं। 2 आधारी राशियों में क्या है? एक है लंबाई, इसमें इसमें क्या था? द्रव्यमान था। इसमें क्या था? समय था, है ना? और ये विस्थापन भी क्या है? लंबाई। तो इस वर्क डन को, किए गए कार्य को
तीन आधारी राशियों की सहायता से लिख सकते हैं, जिसमें एक है क्या, लंबाई, दूसरा है क्या, द्रव्यमान, और तीसरा है क्या, समय। तो ये भाई साहब भौतिक राशियों के दो प्रकार थे, जिसमें पहला था क्या आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। इसमें आप सीधे याद रखिएगा क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी कैसा चीज है भाई, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो आधारी राशि है तुम्हारा, ये आधारी राशि के बारे में सीधे एक बात याद रखना है क्या, कि स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र। किसी स्वतंत्र होने का मतलब क्या हुआ, कि किसी दूसरे से प्रभावित। क्लियर बात। और जो दूसरा टाइप्स था, ये दूसरा टाइप्स में क्या था, कि ये क्या थी, व्युत्पन्न राशियां। क्या थी, व्युत्पन्न राशियां। और ये व्युत्पन्न राशियां जो थी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। और जरा सा ध्यान से देखो कि इसके बारे में एक ही बात याद रखना है, कि ये स्वतंत्र नहीं है। बात समझ में आई। लास्ट बात, कि इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी में केवल कितने, इस सातों के नाम याद रहने चाहिए। और इसमें कितने, इसमें सात के अलावा सारा, सात के अलावा सारे के सारे। ठीक ना। तो अब देखिए कि अब ये क्यों बांटा गया सर। हमारे मन में सवाल आता है क्या, कि इसको क्यों दो भाग में बांटा गया, आधारी राशियों में और व्युत्पन्न राशियों में क्यों बांटा गया। तो पहली बात, कि भाई अनंत घटनाएं घट रही है सुबह से शाम तक, अनंत घटनाएं घट रही है। हर एक घटना का अगर हम अलग अलग नाम रखेंगे, अलग अलग नाम रखेंगे, तो क्या अनंत घटनाओं का नाम याद रखना संभव है, संभव नहीं है। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो साइंस का काम क्या है, आपके जीवन को आसान बनाना कि कठिन बनाना। तो आसान बनाने के लिए कोई ना कोई साइंस ऐसा उपाय देगा जिससे आप इन चीजों को याद रख सकें। देगा कि नहीं देगा। अगर देगा भाई ये उपाय कि इसको याद रख सके, तो इसी उपाय का नाम था क्या, राशियों का अलग अलग भागों में बांटना। भौतिक राशियों का अलग अलग भागों में बांटना। अब कैसे बांट दिया, तो देख रहे हैं क्या, कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी केवल सात है, और बाकी का बाकी जो भी है वो इसी सात पर निर्भर कर रहा है। तो अब बताओ कि अगर ये सात याद रह जाए, अगर ये सात याद रह जाए, तो बाकी के सारे याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। भाई साहब समझ में आई कि नहीं आई। अगर नहीं आई तो मान ले, मान ले कि तेरी नई नई शादी हुई। बहुत अच्छा लग रहा है सर, है ना। मान ले कि तेरी नई नई शादी हुई। अब तुम गया पहली बार ससुराल। तो अब तुम्हारे ससुराल में 3 सालें हैं। क्या सर मजा खराब कर दिए। सालों को लेकर के क्या होगा, है ना। अब देखो, अब देखो कि इस तीनों का नाम मान लो कुछ भी है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, इन तीनों का नाम क्या है। अच्छा, इनका नाम तुमको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद रहेगा। लेकिन ये तीनों बहुत मेहनती हैं, तीनों के 5-5 बच्चे हैं। ठीक है, तीनों बहुत मेहनती हैं, तीनों के कितने बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं। अब तुम बताओ कि ये 15 बच्चे हो गए कि नहीं हो गए। अब इस 15 बच्चों का नाम तुमको याद रहेगा क्या। लेकिन इतना जरूर याद रहेगा कि ये बच्चा अल्फा का है, ये बच्चा किसका है, और ये बच्चा किसका है। तो इसी बेसिस पे देखिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, एक फंडामेंटल और दूसरा क्या, व्युत्पन्न। तो हम देख रहे हैं क्या, कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है केवल 7, और बाकी का दुनिया का सारा जो क्वांटिटीज है वो इसी 7 पर निर्भर कर रहा है। मतलब इस 7 का नाम याद रख लेने से बाकी सारी की सारी चीजों पर पकड़ हो जाएगी। तो अब बताओ, अनंत क्वांटिटी का नाम याद रखना है कि केवल इस 7 क्वांटिटी का नाम याद रखना। समझ में आ गई बातें, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए भाई साहब कि किसी भी चीज को बांटने का अलग अलग तरीका हो सकता है ना। ये तो था क्या, कि स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र नहीं होता है के बेसिस पे बांटा गया। अगर आप लोगों में मुझे बांटना हो, तो एक बंटवारा हम ऐसे करते हैं कि लड़कियां एक तरफ, लड़के एक तरफ। एक बंटवारा हम ऐसे कर सकते हैं कि आपके लंबाई के अनुसार बांट दें, है ना, कि भाई जो छोटे लंबाई के लोग हैं एक तरफ हो जाओ, बड़े लंबाई के लोग हैं एक तरफ हो जाओ। अलग तरीका भी हो सकता है कि एक आपके मास के बेसिस पे, कि जो 60 किलो वाले हैं और ऊपर वाले वो एक तरफ हो जाओ, और 60 किलो से कम वाले लोग एक तरफ हो जाओ। अलग अलग तरीके हो सकते हैं बांटने के। समझ रहे हैं बात, कि किसी भी चीज को बांटने के कितने तरीके हो सकते हैं, अलग अलग।
तो ये तरीका कैसा था कि स्वतंत्र होता है कि स्वतंत्र नहीं होता है। इस बेसिस पर हम लोग क्या किए, भौतिक राशियों को दो भागों में बांटे। एक था क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा था क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आई बात? अब देखो कि दूसरा चीज आया क्या। तो दूसरा चीज क्या आया, दूसरा चीज आया क्या, परिमाण। ठीक ना, परिमाण जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और एक आया क्या, दिशा। एक आया क्या, दिशा, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, डायरेक्शन। अब देखो भाई कि परिमाण और दिशा के बेसिस पर भी भौतिक राशियों को बांटा गया। तो कुछ भौतिक राशियों को देखा गया जिसके पास केवल क्या था, परिमाण था। कुछ भौतिक राशियों को देखा गया जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों था। ठीक ना। तो इस बेसिस पर जो है सो भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। ठीक ना। तो बात करेंगे क्या कि एक परिमाण और दिशा के आधार पर, कि परिमाण और दिशा के आधार पर जो है, परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में, तीन भागों में। भौतिक राशियों को तीन भागों में बांटा गया। भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया, को तीन भागों में बांटा गया। अब देखिए कि ये तीन भाग कौन कौन से थे। तो इसमें पहला था क्या, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। जिसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि। बेटा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो दूसरा था, वो दूसरा था क्या, इसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्केलर क्वांटिटी। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्केलर क्वांटिटी। और एक तीसरा है जिसका हिंदी इंग्लिश नाम एक ही होता है, जिसका नाम है क्या, टेंसर। तो देखिए ये टेंसर जो है वो अपने सिलेबस में जनरली है नहीं। ठीक ना, ये हायर लेवल में पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखो कि अगर इस दोनों के बेसिस पर, इस तीनों चीज के बेसिस पर हमारा नेट अगला चैप्टर है, जिसमें आप लोग पहले कभी पढ़े होइएगा क्या, सदिशों के योग का नियम। पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हैं, वेक्टर एडिशंस लॉ। ठीक ना, क्या पढ़े हैं, सदिशों के योग के नियम। तो देखो बेटा कि परिमाण और दिशा, इस दोनों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया भौतिक राशियों को, तीन भागों में। अब ये कौन कौन से थे, एक थे सदिश राशि, दूसरा थे क्या, अदिश राशि, और तीसरा था क्या, टेंसर। तो अब जानेंगे अलग अलग कर करके कि ये सदिश राशि, अदिश राशि और टेंसर क्या क्या है। ठीक ना, आप लोग पहले भी निश्चित रूप से ये चीज पढ़े होंगे। ठीक ना, तो इसको शॉर्ट में करके हम लोग क्या करेंगे, निकलेंगे। ठीक है, तो देखो कि जो पहला है इसमें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। जो पहला है इसमें जिसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में एक ही चीज आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसके पास परिमाण होता है, इसके पास परिमाण क्या होता है, होता है। दूसरी बात, इसके पास दिशा भी होती है। ठीक ना, दिशा भी होती है। और एक तीसरी बात भी, क्या, कि ये सदिशों के योग के नियम का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। सदिशों के योग के नियम का पालन करना चाहिए। सदिशों के योग के नियम का पालन करना चाहिए, है ना, पालन करता हो। ये तीन चीज को अगर कोई भी भौतिक राशि कंप्लीट कर रहा है, तो ऐसे भौतिक राशि को हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशि। क्या, पहला कि परिणाम हो, दिशा हो, और सदिशों के योग के नियम का पालन करता हो। अच्छा देखो एक चीज बताओ कि अगर एक ब्लॉक लेते हैं मास m का, और इस पे हम एक फोर्स लगाए F1, तो इसका परिमाण भी पता होगा कि हम कितना फोर्स लगाए, और डायरेक्शन भी पता होगा कि हम कितना फोर्स किस डायरेक्शन में लगाए। ये दोनों चीज पता होगा कि नहीं होगा। तो इस दोनों का जब रिजल्टेंट, मान लीजिए ये F1 बराबर लगा कितना, 10 न्यूटन, और इधर से एक फोर्स लगा कितना, F2 जो कितना 5 न्यूटन। तो हमको दोनों फोर्स के बारे में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें पता है। और अगर हम लोग देखें क्या, कि अगर नेट फोर्स लिखें, अगर क्या लिखें, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स जो लिखोगे, तो नेट फोर्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, F1 वेक्टर में और F2 क्या
वेक्टर में, और इसको फॉलो करना चाहिए। आप जानते हैं कि फिजिक्स में 99.99 जगहों पर नेगेटिव साइन का मतलब क्या लेना है? नेगेटिव साइन का मतलब लेना है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अब भाई ये बताओ हमको कि अगर मान लो कि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं तो ये डायरेक्शन कितना होगा? तो अगर हमको F1 लिखना हो +10 न्यूटन, तो F2 को कितना लिखेंगे? -5 न्यूटन लिखेंगे कि नहीं? अब देखिए कि अगर हमको एफ नेट चाहिए होगा, तो एफ नेट चाहिए होगा तो F1 + F2 लिखेंगे। तो F1 कितना है भाई? 10 न्यूटन, और प्लस -5 न्यूटन लिखेंगे, जो मिल करके कितना हो जाएगा? +5 न्यूटन होगा। +5 न्यूटन में आया नेट फोर्स। इसका मतलब क्या कि जो नेट फोर्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा है? इधर के तरफ। तो पॉजिटिव डायरेक्शन इधर के तरफ है, इसका मतलब बॉडी में जो एक्सीलरेशन होगा वो किधर के तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो ये क्या कर रहा है? वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर हम इस F2 को हम यहाँ नहीं यहाँ लगा दें, F2 को क्या करें? हम यहाँ लगा दें, तब भी क्या ये फोर्स 5 न्यूटन की होगी? नहीं होगी, फोर्स बदल जाएगी। क्यों? कि आपको पता होगा कि एंगल बदल गया तो फोर्स क्या होगा? बदल जाएगा। इसका मतलब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। फोर्स क्या कर रहा है? कर रहा है। अगर इस दोनों को सेम डायरेक्शन में लगाते तो दोनों ऐड हो जाता, अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर 90 डिग्री पे होता तो कुछ और कहानी होती है F1 F2 की, है ना? इसमें रहता तो F1 और ये F2, तो जो नेट आता वो कितना आता? F1 + F2। अगर ये रहता F1 और ये रहता F2, तो जो नेट आता वो कितना? F1 - F2। और यहाँ पे कुछ और कहानी होती है ना? तीनों में क्या हो रही है? कहानियां बदल रही है। इसका मतलब जो फोर्स है वो क्या कर रहा है? मैग्नीट्यूड भी है इसके पास। क्या? नंबर में जो 10 है वो क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन भी हमको पता है कि किस दिशा में लग रहा है। और तीसरी बात क्या? ये वेक्टर के एडिशन के लॉ को भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो फोर्स है वो कैसा क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन लेकिन कुछ क्वांटिटियां ऐसी भी है, कुछ क्वांटिटियां ऐसी भी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर के लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। जैसे मान लो कि एक तार इधर से आया और इससे करंट बह रहा है 3 एम्पियर का, एक दूसरा तार इधर से आया, इससे करंट बह रहा है 2 एम्पियर का। तो अच्छा बताओ, तो अगर इसमें इधर की तरफ करंट बहेगा कितना? 5 एम्पियर बहेगा कि नहीं? अगर मान लीजिए कि ये एंगल है कितना? 30 डिग्री। अब दूसरे कहानी में हम क्या कर रहे हैं कि एक तार ला रहे हैं ऐसे 3 एम्पियर वाले को, और एक तार ला रहे हैं ऐसे 2 एम्पियर वाले को, और अब कह रहे हैं कि इससे कितना जाएगा? 5 एम्पियर ही जाएंगे। क्यों? थीटा 90 डिग्री हो गया फिर भी, है ना? और अगर हम क्या करें, इसको कुछ और भी कर दें हर एक केस में, तो इसमें भी देखो कि डायरेक्शन अलग अलग है, तो 3 + 2 = 5 ही लिख रहे हैं। इसमें भी 3 + 2 = 5 ही लिख रहे हैं। लेकिन क्या फोर्स में ऐसे लग रहा था F1 और ऐसे लग रहा था F2, अगर 30 डिग्री पे लगे तो क्या इसको भी F1 + F2 लिखेंगे? अगर ऐसे लग रहा हो F1 और ऐसे लग रहा हो F2 और ये दोनों हो 90 डिग्री पे, तो क्या भी इसको F1 + F2 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है ऐसे लिखने से। तो करंट का सेंस ये है कि करंट के पास मैग्नीट्यूड तो है 2 एम्पियर का, डायरेक्शन भी है कि किस डायरेक्शन में बह रहा है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा क्या? तो बेटा कुछ क्वांटिटियां ऐसी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर नहीं कहते हैं। इसका मतलब जो करंट के बारे में अगर कोई कहे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है क्या, तो हम लोग कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो। क्लियर? एक लाइन में वेक्टर क्लियर? अब देखो कि अगर कोई भी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का बात करते हैं, अदिश राशि का बात करते हैं, ठीक ना? किसका बात करते हैं? स्केलर क्वांटिटी का, अदिश राशि का। अब देखिए कि अदिश राशि में अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई भी ऐसा राशि, ठीक ना, कोई भी ऐसा भौतिक राशि जिसके पास केवल परिमाण हो, ठीक ना, जिसके पास क्या हो? केवल परिमाण हो, ऐसे राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि। तो इसके पास परिमाण होगा क्या? तो हाँ भाई परिमाण होगा। अगर इसके पास हम लोग बात करें
दिशा होगा क्या? तो दिशा नहीं होगा। ये एडिशन के लॉ को फॉलो करेगा क्या? एडिशन के लॉ को फॉलो करेगा, लेकिन वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, एडिशन को फॉलो करेगा। अब एग्जाम्पल में देखिएगा, ये दुकान दुकान में बोले क्या भाई साहब, 2 kg हमको चीनी चाहिए। 2 kg क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? डायरेक्शन है? नहीं है। बोलेंगे 2 kg चीनी पूरब की तरफ से दे दो, दुकानदार मारेगा भाई। क्यों मारेगा? कहाँ कहाँ से पगला सब आ जाता है भोरे भोरे मूड खराब करना, है ना? बोलोगे? नहीं बोलोगे। अगर आपको आटा लेने जाना है, तो आटा लेने जाना है और आप गए 5 kg आटा भी लेकर के आए, तो बताइए इसके पास मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? डायरेक्शन है क्या? अगर आपको कहें कि भाई दोनों को मिला दो, दोनों को क्या करो, तो अब जो है तुम्हारे पास चीनी और आटा का घोल तैयार हो रहा है। क्या जुगाड़ चल रहा है सर? चीनी प्लस आटा, ठीक ना? क्या चल रहा है? चीनी प्लस आटा। तो अब बताओ तुम मुझे कि जब चीनी प्लस आटा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 kg ये था और 5 kg ये था, कितना हो जाएगा? तो एडिशन को फॉलो कर रहा है, ये एडिशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इस चीज को ध्यान में देना है। जैसे मान लीजिए कपड़ा खरीदने जाए आप, क्या खरीदने गए? कपड़ा खरीदने, और बोले क्या कि हमको 10 मीटर कपड़ा दे दो। क्या करो? 10 मीटर कपड़ा। तो ये 10 मीटर मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन क्या कहिएगा, कोई डायरेक्शन दीजिएगा क्या कपड़ा देने के लिए? नहीं दीजिएगा। तो ये कैसा राशि हो जाएगा भाई? द्रव्यमान है ये, लंबाई है ये सब कैसा राशि हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। अगर बात करें समय 1 घंटे का, अगर बात करें किस चीज का? समय का। तो समय अगर 1 घंटा हुआ तो समय का कोई डायरेक्शन होता है क्या? लेकिन मैग्नीट्यूड तो होता है। तो समय कैसा राशि हो गया? सदिश और अदिश में अंतर आपको कंफर्म हो गया। सदिश और अदिश में अंतर कंफर्म हो गया कि नहीं? कि सदिश में 3 बात, क्या? परिमाण होगा, दिशा होगा, और सदिशों के योग के नियम का पालन। अदिश में परिमाण होगा, दिशा कोई निश्चित, योग का पालन, सदिशों के योग का पालन। क्लियर है बात? अब देखो जो तीसरा क्वांटिटी होता है ये, जी बोलिए। प्रेशर। देखिए, अब देखिए ऐसे सीखना है। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है भाई? मास बाई वॉल्यूम, मास बाई, यही ना होता है? अब बताइए कि मास कैसा क्वांटिटी है और वॉल्यूम कैसा क्वांटिटी है? अब बताइए प्रेशर कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो, समझे? अब देखिए सुनिए, ऐसे बताते हैं। मान लीजिए कि कोई ये बंद सतह है, अच्छा फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी 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 सॉरी, चलिए देखिए, ये क्या होता है? फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना? चाहिए हम डेंसिटी लिख दिए थे, है ना? चलो देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो भाई, कहाँ स्पार्क हो रहा है कहीं? सुनो, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो कि ये फोर्स जो है, वो फोर्स कैसा क्वांटिटी है भाई? फोर्स कैसा क्वांटिटी है? ये वेक्टर है। और ये एरिया कैसा क्वांटिटी है? ये स्केलर है। अभी इसको स्केलर ही मान के चलिए। लेकिन जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ाएंगे, तो गॉस लॉ में एरिया को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे, क्योंकि वहाँ हमको एरिया का डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ता है, और वो हमेशा हम लोग सतह से बाहर की तरफ कंसीडर कर। जैसे मान लो कि घर के अंदर हम लोग बंद हो गए, अब कहे कि ये दीवार का क्या है? एरिया है। अब इस एरिया को अगर वेक्टर मानेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर मानेंगे? बाहर की तरफ। अगर कहेंगे कि ये छत है तो छत का एरिया है, एरिया का डायरेक्शन मानेंगे तो परपेंडिकुलर बाहर के तरफ। अगर फर्श का एरिया मानेंगे तो परपेंडिकुलर, इस दीवार का मानेंगे तो परपेंडिकुलर। तो वो एक ही पार्टिकुलर केस आता है जहां हम लोग एरिया को वेक्टर मानते हैं, क्योंकि वहां डायरेक्शन से हम लोगों को लेना देना होता है। जनरली एरिया क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और भाई साहब तुमको पता होगा कि अगर हम लोग स्केलर गुने स्केलर लेते हैं तो आंसर क्या आता है? अगर वेक्टर गुने स्केलर लेंगे तो आंसर क्या आएगा? लेकिन अगर वेक्टर गुने वेक्टर लेंगे, तो ये क्रॉस वाला वेक्टर लेंगे तो वेक्टर आएगा, और अगर ये डॉट वाला वेक्टर लेंगे तो इस दोनों गुना का मतलब फिजिक्स में अलग अलग होता है। डॉट का मतलब अलग गुना और क्रॉस का मतलब अलग गुना। तो आप बताइए, सेम कहानी भाग में भी होता है, क्योंकि गुना और भाग एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है,
ठीक ना। तो रेसिप्रोकल में भी सेम कहानी होता है। अब इसमें आप बताओ कि एक वेक्टर है और एक क्या है, स्केलर है। तो एक वेक्टर और स्केलर को भाग करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। इसका मतलब प्रेशर क्या होता है, वेक्टर। देखो इसका हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या, कि अगर अगर क्या करें आप कि किसी चीज पर ये एक बैलून है, इस पर इधर से भी फोर्स लगाएं और इधर से भी फोर्स लगाएं, ठीक है। ऐसा ऐसा फोर्स आप इस पर क्या करने लगे, चारों तरफ से लगा दें। चारों तरफ से क्या करें, ऐसा ऐसा फोर्स लगा दें। और सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड ये मान के चलना है कि ये सारा फोर्स क्या है, बराबर है। अब तुम बताओ ये बैलून फटेगा क्या, बैलून फटेगा, नहीं फटेगा। क्यों, कि सारे प्रेशर एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। सारे प्रेशर एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट। एक गुब्बारा को लिए पानी में डुबा दिए कस के, या पानी के नीचे ही बैठ गए डूब के और उसमें गुब्बारा फूक रहे हैं, तो गुब्बारा फटेगा नहीं। क्यों, कि उस पर जो नेट प्रेशर का वैल्यू हो जाता है वो कितना हो जाता है अंदर, जीरो। और जब नेट प्रेशर जीरो हो जाएगा तो वो कभी फटेगा नहीं। तो प्रेशर कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। अब देखिए कि आगे हम लोग अगला का बात करेंगे क्या, कि जो अगला है और इम्पोर्टेंट भी है, इसको क्या बोलते हैं, टेंसर। इसको क्या बोलते हैं, टेंसर। ये कंप्लीटली, ठीक ना, ये कंप्लीटली ना तो वेक्टर होगा, कंप्लीटली ना तो वेक्टर होगा और ना ही स्केलर, और ना ही स्केलर। ये कंप्लीटली ना तो वेक्टर होगा और ना ही कंप्लीटली स्केलर होगा। कैसा क्वांटिटी होता है सर, तो देखो बीच वाला, जैसे अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट का। अभी बात कर रहे थे किस चीज का, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है सो इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि अगर कोई तार है और इससे करंट जा रहा है 3 एम्पियर का इधर की तरफ, तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना। तो लग रहा है कि वेक्टर के जैसा थोड़ा थोड़ा है, पूरा वेक्टर नहीं है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो थोड़ा थोड़ा वेक्टर के जैसे लग रहा है। लेकिन ये अगर हम यहाँ से 5 एम्पियर का और करंट भेजते हैं तो ये भी लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा वेक्टर है। लेकिन जो रिजल्टेंट आता है वो कितने का आएगा, 8 एम्पियर का आएगा कि नहीं आएगा। अब डायरेक्शन बदल भी देने से, वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तुम सुनो ना, तुमको हम क्या बोल रहे हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोले। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप कीचड़ में एक तख्ता रख दिए, इस तख्ता का एरिया है कितना भाई साहब, ए, ठीक ना। इस तख्ता का क्या है, एरिया ए, ठीक है। अब देखिए कि अगर आप यहाँ पर, आपका मास है m, आप मोटू हैं, और यहाँ पे अगर आप खड़े हैं आपका मास है m, ठीक ना। तो आप पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, कितने एरिया पे, ए एरिया पे, किधर के तरफ, नीचे के तरफ। नीचे के तरफ लगेगा प्रेशर, मान लो P1, और इसका डायरेक्शन है किधर, नीचे के तरफ, ठीक ना। इसका डायरेक्शन है किधर, नीचे के तरफ। अब अगर मान लो खाली प्रेशर नीचे के तरफ ही लगा तो तुम तख्ता के साथ क्या होगे, नीचे धंसने लग जाओगे कि नहीं लग जाओगे। लेकिन अगर नहीं धंस रहे हो, इसका मतलब कोई ना कोई प्रेशर तुम्हारे ऊपर में ऊपर की तरफ भी लग रहा है। कौन लगा रहा है, सरफेस लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन के साथ। नॉर्मल रिएक्शन आप पर ऊपर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन भी इसी सरफेस पर लग रहा है। तो जब फोर्स पर यूनिट एरिया लिखिएगा तो N/A लिखिएगा कि नहीं। और अगर आपको ऊपर नीचे नहीं जाना है, सरफेस पर आप इक्विलिब्रियम है, तो जितना n होगा उतना ही क्या होगा, mg होगा। n बराबर कितना होगा, और n बराबर mg होगा तो दोनों प्रेशर मैग्नीट्यूड में क्या होगा, कैंसिल आउट करेगा। और वेक्टर है कि नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर रहा है, मतलब वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब देखिए बात भाई, ये 3 एम्पियर और 5 एम्पियर का करंट है, अलग अलग डायरेक्शन में किसी एंगल थीटा पे। तो कितने एंगल से आ रहा है, 8 एम्पियर आ रहा है। एंगल बदल भी देंगे तो ये जुड़ रहा है स्केलर के जैसे, लेकिन लग रहा है वेक्टर के जैसे, है ना। जुड़ रहा है स्केलर के जैसे लेकिन लग रहा है किसके जैसे। तो ये ना तो पूर्ण रूप से स्केलर है और ना ही पूर्ण रूप से वेक्टर है। ये क्या है, ना तो पूर्ण रूप से स्केलर और ना तो पूर्ण रूप से क्या है, वेक्टर है। तो भाई साहब ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर। लेकिन देखिए परीक्षा में कभी कभी आपके पास दे देगा कि विद्युत धारा जो है आपका, जो विद्युत धारा है वो कैसा क्वांटिटी है, डैश राशि है, ठीक ना, डैश राशि है। और आपके पास ऑप्शन ए में दे दिया कि ये कैसा है, वेक्टर है। ऑप्शन बी में दे दिया स्केलर है, ठीक ना। ऑप्शन सी में दे दिया
बोथ है, और ऑप्शन डी में दे दिया नन है। तो अगर इसमें टेंसर ऑप्शन में नहीं दे तो आपको लेके चलना है क्या, स्केलर। लेकिन अगर ऑप्शन में दे दे कि वेक्टर है, दूसरा ऑप्शन दे दे स्केलर है, तीसरा ऑप्शन दे दे क्या, टेंसर है, और चौथा ऑप्शन दे दे कि ऑल ऑफ दीज है, ठीक ना, तब आपको कौन सा ऑप्शन लेके चलना है, टेंसर। समझ में आया? तो कभी कभी क्वेश्चन बनाने वाले हमारे साथ क्या करते हैं, शैतानी कर देते हैं कि ऐसा ऑप्शन दे देंगे तो टेंसर सही होगा, और अगर ऐसा ऑप्शन दे देंगे तो स्केलर सही होगा। बात समझ में आ रही है? इतना में कोई दिक्कत वेक्टर, स्केलर और टेंसर में? इस वेक्टर को लेकर के हम लोगों को पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ना है आगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेक्टर हमारे लिए। क्लियर इतनी बातें? अब देखो क्या हुआ, वो तो पढ़ना है आगे, अब उस पर चर्चा करने लगेंगे तो पूरा क्लास ही बदल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे शॉर्ट में हम तुमको बता देते हैं। कोई चार्ज प्लस क्यू रखे यहाँ, अब सुनिए, कोई चार्ज प्लस क्यू रखे, अब यहाँ से चारों तरफ में अगर हम कहीं पर चार्ज रखते हैं प्लस स्मॉल क्यू मान लो, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रिपेल करेगा। लेकिन धीरे धीरे ये डिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते बहुत दूर कर दें तो क्या ये इसको रिपेल कर पाएगा? तो इस आवेश के चारों तरफ का वैसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में ये आवेश किसी दूसरे आवेश पर बल लगा पा रहा हो, उसी क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। और जब बहुत दूर चला गया, इसके क्षेत्र से बाहर चला गया, तो ये इस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। क्या था तुम्हारा क्वेश्चन? टेंसर को नहीं, प्रणोद बोला जाता है उसको। अब हिंदी में देखिए अलग अलग नाम होता है। हाँ, तो टेंसर को पता नहीं, नहीं पता है, हिंदी में टेंसर ही लिखा रहता है किताबों में, अधिकतर हो सकता है बोला जाता हो, ठीक ना, हमको नहीं पता है। अब सुनिए, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? कहाँ पे? एक बार पढ़ के आइएगा, ठीक है, और हम भी पढ़ के आएंगे। हाँ, ऐसे लग रहा है यहाँ से वेक्टर फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक ना। वैसे इसको स्टडी का विषय माना जाए, इस पर कल डिस्कशन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, हम भी देख लेंगे, ठीक ना। होता है एक्सेप्शन में कुछ कुछ आ जाता है। अब इसमें एरिया का कोई अगर लोचा होगा तो स्केलर हो सकता है प्रेशर, ठीक ना। तो इस पर डिस्कशन अभी नहीं करते हैं क्योंकि कंफर्म नहीं है। तो आप भी पढ़ के आए, हम भी पढ़ के आए, ठीक ना। हाँ, हो सकता है, मैं आपके बात को काट नहीं रहा हूँ, ठीक ना, हो सकता है। हाँ, इसमें टेंसर और स्केलर जब दोनों हो तो टेंसर मारेंगे, अगर टेंसर नहीं हो तो क्या मारेंगे, स्केलर मारेंगे। क्लियर है इतना? प्रेशर का मुद्दा रहा कल के डिस्कशन का, ठीक है। अब देखो यहाँ कि किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को, ठीक ना, देखिए किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। क्या? पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए, पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए, करने के लिए परिमाण, परिमाण का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या है, डायरेक्शन, ठीक ना, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन नहीं, क्या, मात्रा, ठीक ना, मात्रक, मात्रक का मतलब क्या, यूनिट, दोनों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? दोनों की आवश्यकता होती है। अब देखो भाई ये क्या चीज लिख दी है सर, तो मान लो कि हमको फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो केवल हम बोल दें क्या कि 15 फोर्स लगाए, तो 15 फोर्स लगाए तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्या आपको? नहीं मिल रहा है। 15 न्यूटन लगाए कि डाइन लगाए, नहीं पता चल रहा है ना। अगर हम आपको कहें कि भाई 15 चावल लेके आओ, तो तुमको पता चलेगा केजी में लेके आना है कि ग्राम में लेके आना है कि क्विंटल में लेके आना है, क्या लेके आना है ये पता नहीं चलेगा। तो किसी भी राशि को पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे द्रव्यमान को अगर निरूपित करना है, तो द्रव्यमान को निरूपित करना है तो 15 भी लेंगे और केजी भी लेंगे, तो इससे पूरा पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कितना क्वांटिटी में मटेरियल हमको लेके आना है। अब देखिए कि इसमें जो ये 15 है, ये 15 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। 15 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, और जो केजी है ये इसका क्या है,
यूनिट है। तो जब हम दो चीजों को एक साथ में ले रहे हैं, किसको, परिमाण को भी और मात्रक को भी, तो हम इस भौतिक राशि को क्या कर रहे हैं, पूर्ण रूप से निरूपित कर पा रहे हैं। समझे। और इसमें एक चीज और होता है क्या, कि ये परिमाण जो है, ये परिमाण जो है, ये क्या होता है भाई, मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये परिमाण क्या होता है, मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हमेशा ही याद रखना है। सर इसका मतलब क्या हो गया कि परिमाण और मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी समझ में आएगा। देखो कि जैसे मान लो कि हम लिखे कितना, 1 kg, कितना लिखे, 1 kg, इसका मतलब कितना होता है भाई, 1000 ग्राम। आप हमको बताएंगे कि केजी बड़ा है कि ग्राम बड़ा है। केजी बड़ा मात्रक है, तो अगर हम केजी से ग्राम में जा रहे हैं तो मात्रक क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। और आप बताएंगे कि 1 बड़ा है कि 1000 बड़ा है, तो ये परिमाण क्या हो रहा है। तो किसी भी दो राशियों में अगर एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा हो या दूसरे के घटने से पहला, तो ऐसे राशियों को, ऐसे क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। ठीक ना, ऐसे क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पर जो आपका परिमाण है और जो आपका जो है सो मात्रक है, परिमाण और मात्रक ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं कि व्युत्क्रमानुपाती हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्यों भाई साहब, कि यहाँ से जब हम इधर के तरफ बढ़ रहे हैं तो मात्रक क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन परिमाण क्या हो रहा है। जैसे मान लो कि हमको लिखना है 5 मीटर, तो 5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे। अब देखो यहाँ से जो परिमाण है वो परिमाण क्या कर रहा है भाई, इंक्रीज कर रहा है, 5 से हो गया क्या 500, और मात्रक मीटर बढ़ा कि सेंटीमीटर बढ़ा, तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आप बताइए एक लाइन में सीधे सीधे क्या, कि परिमाण और मात्रक, परिमाण और मात्रक क्या है, परिमाण और मात्रक क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक ना, इसको याद रखना है। ठीक, क्लियर। अब देखो कि ये चीजें हो गई किस चीज की, मात्रक की, कि मात्रक क्या है, तो किसी भी भौतिक राशि को केवल परिमाण के सहायता से पूर्ण रूप से निरूपित नहीं किया जा सकता, या केवल मात्रक के सहायता से पूर्ण रूप से निरूपित नहीं किया जा सकता। उसको पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक क्या, परिमाण और एक मात्रक। और परिमाण और मात्रक में एक संबंध क्या हुआ, कि जो परिमाण है, जो परिमाण है वो मात्रक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस चीज को क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, इस चीज को क्या करना है, याद रखना है। ये आपको एग्जाम्पल से भी दिख गए कि कैसे परिमाण और मात्रक, एक को बढ़ाने से दूसरा घट रहा है और दूसरे को बढ़ाने से एक क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब देखो भाई कि अब जैसे जैसे हम लोगों ने पढ़ा है क्या, भौतिक राशियां दो तरह की होती है, आधारी राशियां और व्युत्पन्न राशियां। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि मात्रक भी, जो मात्रक भी होते हैं, मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है क्या, पहला है क्या आपका आधारी मात्रक। पहला है क्या, आधारी मात्रक, जिसको आप फंडामेंटल यूनिट्स बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट, जिसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। और दूसरा होगा क्या, दूसरा होगा क्या, व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं क्या, डिराइव्ड यूनिट। अब देखो भाई कि जैसे जैसे आपको टेबल याद होगा, टेबल में हम लोग यहाँ पर नेम लिखते थे, है ना, यहाँ पे क्या लिखते थे, यूनिट लिखते थे, और यहाँ पे क्या लिखते थे, सिंबल लिखते थे। तो भाई साहब एक चीज बताओ कि नेम में अगर हम लिखे थे लेंथ, लंबाई, ठीक ना, तो यूनिट में क्या लिखे थे, मीटर लिखे थे, इसका सिंबल क्या लिखे थे। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, आधारी मात्रक बोलेंगे। मतलब सीधा सीधा बात कि आधारी राशियों को जिन मात्रकों के सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे ही क्या बोलते हैं, आधारी
मात्रक। जैसे लंबाई का क्या हुआ था, मीटर, मास का क्या होगा, केजी, है ना। टाइम का क्या होगा, टाइम का होगा क्या, सेकंड, है ना। और टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर का होगा क्या, केल्विन। और फिर क्या होगा भाई, और फिर क्या था, इलेक्ट्रिक करंट था, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा भाई, एम्पियर होगा, ठीक ना। और इलेक्ट्रिक करंट के बाद क्या था, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल था, है ना। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, इसका यूनिट क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल का यूनिट क्या होगा भाई, मोल होगा। और सबसे लास्ट में क्या था, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, प्रकाशिक तीव्रता, है ना। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका मात्रक क्या होगा भाई, इसका मात्रक क्या होता था, कैंडेला होता था, सीडी। तो आप बताइए कि अगर 7 भौतिक राशियां हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 और यहाँ 7, तो अगर 7 भौतिक राशियों में आधारी राशियां हैं तो आधारी मात्रक भी कितने होंगे, क्लियर है बात। तो एक लाइन में क्या भाई कि आधारी राशियों को जिन मात्रकों के सहायता से निरूपित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, आधारी मात्रक बोलते हैं। आधारी मात्रक भी कितने होंगे, अच्छा अगर भौतिक राशियां स्वतंत्र में कौन सी है, आधारी राशि। स्वतंत्र राशियां कौन सी है, तो स्वतंत्र मात्रक कौन सा होगा। इतनी बातें क्लियर है, इतना बात आप पढ़ के आइएगा। फिर अगले दिन ऐसे ही व्युत्पन्न मात्रक होता है, मात्रक लिखना सीखेंगे। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है, बीमा। और बीमा इस चैप्टर का जान है, समझ रहे हैं बात। और बीमा पे एकदम जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो इतना आप लोग पढ़ के आइएगा। फिर से एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग किसी भी प्रकार से आज जुड़ जाना है, बारी बारी से स्कैन करके, कि आपको ये पीडीएफ मिल जाए, क्योंकि क्लास में लिखने का मौका नहीं मिल रहा है, घर से आप लोग लिख के आएंगे, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डेड हो चुका है, ये ऐप पे चला जाएगा, अगर कोई देखना चाहे तो आप लोग उनको प्रमोट करेंगे कि आप वीडियो देखिए, ठीक है। काफ़ी आज के लिए, चलो ठीक है।